कैमटेक ग्वालियर रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे में अनुरक्षण तकनीकों और कार्यप्रणाली के उन्नयन के लिए एक केंद्रीकृत बहुविषयक प्रतिष्ठित केंद्र है। यह केंद्र रेलवे के विभिन्न स्थापनाओं, उपकरणों एवं प्रणालियों के रखरखाव के लिए तकनीकी पुस्तकों व मैनुअल इत्यादि प्रकाशित करता है एवं सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार करने में तकनीकी स्टाफ को सहायता मिल सके। यह वीडियो श्रृंखला 132 kV से 27 kV कन्वेंशनल रेलवे ट्रैक्शन सब स्टेशनों के उपकरणों के रखरखाव की सही मेंटेनेंस प्रैक्टिस को समझने एवं उपकरणों को उचित अवस्था में रखने में फील्ड इंजीनियरों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। कन्वेंशनल ट्रैक्शन सब स्टेशनों में विद्युत 132 kV पर राज्य विद्युत बोर्ड या अन्य एजेंसियों के ग्रिड नेटवर्क से प्राप्त होती है। यह पावर सिंगल फेज स्टेप डाउन कर्षण पावर ट्रांसफार्मर द्वारा 27 kV में परिवर्तित की जाती है और फिर विभिन्न स्विचिंग और सुरक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से OHE को विद्युत दी जाती है। इस वीडियो में कर्षण पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली और रखरखाव के समय की जाने वाली गतिविधियों के साथ साथ परीक्षण एवं टेस्टिंग को भी सम्मिलित किया गया है। कर्षण पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग इनकमिंग लाइनों के दोनों फेसों से जुड़ी होती है और सेकेंडरी साइड पर 27 kV वाइंडिंग के दोनों टर्मिनलों में से एक स्विच गियर्स के माध्यम से OHE से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा अर्थिंग से जोड़ा जाता है जो बाद में कर्षण रेल से जुड़ा होता है। ये कर्षण ट्रांसफार्मर विभिन्न रेटिंगों में उपलब्ध होता है। TSS में निम्न विभिन्न रेटिंगों के कर्षण ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जा रहा है। कर्षण ट्रांसफार्मर का रखरखाव अलग अलग समय अवधि में अलग अलग शेड्यूल द्वारा किया जाता है। मासिक शेड्यूल, अर्धवार्षिक शेड्यूल, वार्षिक शेड्यूल, पंचवर्षीय शेड्यूल, आवधिक ओवरहॉलिंग या POH। मासिक शेड्यूल में कुछ कार्य जैसे कि क्रैक, एकत्रित धूल गंदगी और ऑयल रिसाव की जांच, ऑयल लेवल की जांच करना, ब्रीदर की जांच, डायल पर WTI और OTI के अधिकतम तापमान की जांच, गैस कलेक्शन की जांच, मार्शलिंग बॉक्स की जांच एवं बाहरी कनेक्शन की जांच करना इत्यादि शामिल हैं। अर्धवार्षिक शेड्यूल में मासिक शेड्यूल के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य जैसे कि ऑयल की BDV की जांच करना, वाइंडिंग का इंसुलेशन रेसिस्टेंस व पोलराइजेशन इंडेक्स परीक्षण करना, अलार्म व ट्रिपिंग और PRD उपकरणों के कामकाज की जांच करना और ट्रांसफार्मर की पूरी तरह से थर्मोग्राफी का किया जाना है। वार्षिक शेड्यूल में अर्धवार्षिक शेड्यूल के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य जैसे कि थर्मोग्राफी और टैन डेल्टा परीक्षण करना, कवर गास्केट की जांच करना, रॉड गैप सेटिंग और ऑयल परीक्षण जैसे BDV एसिडिटी टेस्ट और DZA टेस्ट करना, टैप चेंजर की कार्यप्रणाली की जांच करना तथा रिले अलार्म के कॉन्टेक्ट देखना, बॉक्स की वाटर टाइटनेस देखना, थर्मामीटर इंडिकेटर, ऑयल गेज, अर्थ रेसिस्टेंस परीक्षण और बुकहोल्स रिले की जांच करना, वोल्टेज रेशियो परीक्षण एवं वाइंडिंग रेसिस्टेंस परीक्षण करना शामिल है। 5 वर्षीय शेड्यूल में वार्षिक शेड्यूल के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य जैसे कि सभी ऊपरी भागों को अच्छी तरह से साफ करना और आवश्यकता के अनुसार पेंट करना, पाइपों का एलिमेंट ऑयल के इनहिबिटर कंटेंट की जांच करना, मैग्नेटाइजिंग करंट परीक्षण, वाइंडिंग रेजिस्टेंस परीक्षण करना, इंपीडेंस परीक्षण करना शामिल है। आवधिक ओवरहॉलिंग, समय समय पर होने वाली ओवरहॉलिंग में ट्रांसफार्मर की पूर्ण या सक्रिय भागों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। सुरक्षात्मक सावधानियां, उपकरण और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफार्मर का रखरखाव करते समय कुछ सामान्य सावधानियां बरती जानी चाहिए। सुनिश्चित करें कि सर्किट ब्रेकर ओपन करके विद्युत की आपूर्ति बंद रखी जाए और आइसोलेटर्स खोलकर उपकरण को आइसोलेट किया जाए। फिर रखरखाव किए जाने वाले उपकरण के दोनों सिरों पर डिस्चार्ज रॉड लगाएं और उपकरणों के रेसिडुअल चार्ज को डिस्चार्ज करें। रखरखाव शुरू करने से पहले सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे विद्युतरोधी जूते, हेलमेट आदि का उपयोग सुनिश्चित करें।
ऐसी कई गतिविधियां हैं जिन्हें अनुरक्षण के दौरान मेंटेनेंस शेड्यूलों के अनुसार करना होता है, जैसे कि किसी भी खराबी, रिसाव के किसी भी संकेत की जांच करें और सफाई कार्य निम्नलिखित भागों के लिए करें: टैंक, रेडिएटर, कंजर्वेटर, बुशिंग, ऑल लेवल इंडिकेटर और गेज, मुख्य टैंक नियंत्रण और टर्मिनल बक्से के गास्केट एवं फास्टनर। निम्न में ऑल के स्तर की जांच करें: कंजर्वेटर टैंक, बुशिंग। निम्न के लिए ब्रीदर की जांच करें: सिलिका जेल की अवस्था और कप में तेल की अवस्था। आर्किंग रॉड गैप सेटिंग की जांच करें। डायल इंडिकेटर पर ट्रांसफार्मर ऑयल के अधिकतम तापमान की जांच करें और इंडिकेटर को रीसेट करें। कंट्रोल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स, केबल कनेक्शन व कवर गास्केट की जांच करें। किसी भी गैस संग्रह के लिए बुक होल्स रिले की जांच करें। किसी भी प्रकार की क्षति और ऑल की उपस्थिति के लिए पीआरडी या एक्सप्लोजन वेंट की जांच करें। अलार्म और ट्रिपिंग डिवाइस और उनके सर्किट ठीक से कार्य कर रहे हैं, इसकी जांच करें। तापमान इंडिकेटर ठीक से कार्य कर रहे हैं, इसकी जांच करें। HV और LV साइड के साथ साथ अर्थिंग के कनेक्शनों की टाइटनेस की जांच करें। अनुरक्षण कार्य हो जाने के बाद तालिका में दिए गए नियमित अंतराल में सभी उपकरण उचित अवस्था में हैं अथवा नहीं, इसके लिए ट्रांसफार्मर की निम्न जांचों को किया जाना चाहिए: इंसुलेशन रेसिस्टेंस और पोलराइजेशन इंडेक्स परीक्षण। इस परीक्षण को करते समय निम्नलिखित सावधानियां सुनिश्चित की जानी चाहिए: परीक्षण के लिए केवल प्रमाणित लीड का उपयोग करें और मेगर की लीडों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। परीक्षण के दौरान वाइंडिंग या उपकरण की वोल्टेज रेटिंग से अधिक वोल्टेज अप्लाई न करें। इस परीक्षण को स्वच्छ और शुष्क वातावरण में करें। कोई बाहरी लाइन, लाइटनिंग अरेस्टर आदि को सर्किट में नहीं जुड़ा होना चाहिए। बुशिंग में ऑयल को निश्चित स्तर तक पूरी तरह से भरा होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि परीक्षण से पहले पोर्सिलीन बुशिंग को साफ किया गया हो, क्योंकि धूल इत्यादि इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम कर देती है। मुख्य वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस और पोलराइजेशन इंडेक्स परीक्षण। यह परीक्षण मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर, ऑल और वाइंडिंग के इंसुलेशन की स्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। यह एक वोल्टेज इंजेक्शन परीक्षण है और इस परीक्षण के लिए 5 kV के इंसुलेशन टेस्टर या मेगर का उपयोग किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। यहाँ केवल HV और LV व अर्थिंग के मध्य परीक्षण किया जा रहा है, इसलिए इस परीक्षण के लिए LV की दोनों बुशिंग को शॉर्टिंग वायर से जोड़ें और इसी तरह HV की दोनों बुशिंग को शॉर्टिंग वायर से जोड़ें। उसके बाद LV वाइंडिंग को अर्थिंग से कनेक्ट करें। अब टेस्टर के लाइन टर्मिनल को HV से और टेस्टर के अर्थ टर्मिनल को LV से जोड़ें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और टेस्टर के DC वोल्टेज को 5 kV पर सिलेक्ट करें। अब परीक्षण करने के लिए टेस्ट सर्किट तैयार है। अब टेस्ट बटन दबाते ही टेस्टर द्वारा HV और LV टर्मिनलों के बीच 5 kV DC वोल्टेज दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सर्किट में लीकेज करंट प्रवाहित होता है और टेस्टर इस लीकेज करंट को मापता है एवं टेस्टर इंजेक्टेड वोल्टेज और लीकेज करंट के अनुपात द्वारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस की गणना करता है। डिस्प्ले में प्रदर्शित इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू को नोट करें। इसी परीक्षण द्वारा 600 सेकेंड और 60 सेकेंड के लिए IR वैल्यू को मापकर पोलराइजेशन इंडेक्स परीक्षण किया जा सकता है। 600 सेकेंड के लिए IR वैल्यू और 60 सेकेंड के लिए IR वैल्यू के अनुपात को ही PI वैल्यू कहते हैं। यही परीक्षण वाइंडिंगों के अन्य संयोजनों के लिए भी किया जाना है, जैसा कि इस तालिका में दिखाया गया है। परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस प्रारूप में दर्ज किया जा सकता है। बुकहोल्स रिले के कॉन्टैक्टों का IR और कंटिन्यूटी परीक्षण। इस परीक्षण का उपयोग बुकहोल्स रिले के कॉन्टैक्ट के बीच इंसुलेशन के साथ साथ उसके फंक्शनिंग की जांच के लिए किया जाता है। टैंक डेल्टा और कैपेसिटेंस परीक्षण। यह परीक्षण ट्रांसफार्मर वाइंडिंगों और बुशिंगों पर किया जाता है। यह एक AC वोल्टेज इंजेक्शन परीक्षण है और इस परीक्षण के लिए 10 kV टैंक डेल्टा किट का उपयोग किया जाता है। टैंक डेल्टा परीक्षण इंसुलेशन में विद्युत क्षय का प्रत्यक्ष संकेत देता है, यानी यह इंसुलेशन की गुणवत्ता का आकलन करता है और इंसुलेशन में किसी भी प्रकार की गिरावट को पहले ही पहचानने में मदद करता है, जिससे पूर्व में ही सुधार उपाय किए जा सकते हैं।
तापमान और आर्द्रता इंसुलेशन को प्रभावित करती है, इसलिए विभिन्न तापमान और आर्द्रता पर परिणामों की तुलना करने के लिए इस सूत्र द्वारा परिणामों को 20 डिग्री सेल्सियस पर परिवर्तित किया जा सकता है। वाइंडिंग परीक्षण की प्रक्रिया। यहाँ हम केवल HV व LV वाइंडिंग के मध्य परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए इस परीक्षण के लिए LV की दोनों बुशिंग को शॉर्टिंग वायर से जोड़ें और इसी तरह HV के दोनों बुशिंग को शॉर्टिंग वायर से जोड़ें। अब टेस्टर के HV टर्मिनल को HV, रेड टर्मिनल को LV और अर्थ टर्मिनल को उपकरण की अर्थिंग से कनेक्ट करें। उसके बाद HV और टेस्टर के नियंत्रण इकाई के आपसी कनेक्शन करें और सिंगल फेज 230 वोल्ट AC सप्लाई को टेस्टर की नियंत्रण इकाई से जोड़ें। अंत में सभी कनेक्शनों की जांच करें। USTR परीक्षण मोड का चयन करें और 10 kV तक परीक्षण वोल्टेज चुनें। अब परीक्षण के लिए उपकरण व सर्किट तैयार है। जब हम टेस्ट बटन दबाते हैं तो ट्रांसफार्मर के HV टर्मिनल पर 10 kV AC वोल्टेज दिया जाता है। यह वोल्टेज HV से LV और HV से अर्थिंग के मध्य लीकेज करंट का प्रवाह करता है, लेकिन USTR मोड के चयन करने के कारण यह टेस्टर केवल HV से LV के बीच बहने वाली एकमात्र लीकेज करंट को मापता है और HV से LV के बीच कैपेसिटेंस एवं डिसिपेशन फैक्टर या टैन डेल्टा की गणना करता है। यही परीक्षण वाइंडिंग के अन्य संयोजनों के लिए भी किया जाना है, जैसा कि इस तालिका में दिखाया गया है। परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस प्रारूप में दर्ज किया जा सकता है। बुशिंग परीक्षण की प्रक्रिया। यह परीक्षण बुशिंग के टॉप टर्मिनल और टेस्ट पॉइंट या टैन डेल्टा पॉइंट के बीच किया जाता है। परीक्षण शुरू होने से पहले बुशिंग के टेस्ट टैप को ठीक से खोले व साफ करे जाने चाहिए। वाइंडिंग के परीक्षण के जैसे ही बुशिंग का परीक्षण भी किया जाना चाहिए, जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया है। परीक्षण डेटा को इस प्रारूप में आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। मैग्नेटाइजिंग करंट परीक्षण। यह एक AC वोल्टेज परीक्षण है और इस परीक्षण के लिए वेरिएक, वोल्टमीटर या मल्टीमीटर, एमीटर या क्लैंप मीटर का उपयोग किया जाता है। यह परीक्षण कोर में खराबियों और वाइंडिंग में इंटर टर्न शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए बहुत उपयोगी है। परीक्षण की प्रक्रिया। इस परीक्षण के लिए ट्रांसफार्मर को सामान्य टैप पर रखा जाता है और LV वाइंडिंग को ओपन सर्किटेड रखते हैं। अब वेरिएक, वोल्टमीटर या मल्टीमीटर को क्रमशः HV और LV वाइंडिंग पर जोड़ें और HV वाइंडिंग में एक क्लैंप मीटर या एमीटर जोड़ें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और सिंगल फेज 230 वोल्ट AC सप्लाई को चालू करें। अब यह उपकरण या टेस्टिंग सर्किट परीक्षण करने के लिए तैयार है। अब वोल्टेज को HV वाइंडिंग पर वेरिएक द्वारा धीरे धीरे 230 वोल्ट तक बढ़ाएं। चूंकि LV वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा है, इसलिए HV वाइंडिंग में केवल मैग्नेटाइजिंग करंट ही प्रवाहित होता है, जिसे क्लैंप मीटर या एमीटर द्वारा मापा जाता है। LV वाइंडिंग में इंड्यूस्ड वोल्टेज को भी रिकॉर्ड करें। परीक्षण डेटा को इस प्रारूप में आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। वोल्टेज या टर्न रेशियो परीक्षण। रेशियो परीक्षण का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि वाइंडिंग के सभी टैपों पर वोल्टेज अनुपात नेम प्लेट पर दिए गए वोल्टेज अनुपात के अनुरूप है, एवं यह टेस्ट ये भी पुष्टि करता है कि टैप चेंजर लीड सही ढंग से जुड़ी हुई है या नहीं। यह एक AC वोल्टेज परीक्षण है और इस परीक्षण को करने के लिए रेशियो टेस्ट किट का उपयोग किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। इस परीक्षण के लिए LV वाइंडिंग को ओपन सर्किटेड होनी चाहिए। अब सिंगल फेज 230 वोल्ट AC सप्लाई को टेस्ट किट से कनेक्ट करें और टेस्ट किट के HV लीड को HV वाइंडिंग से तथा टेस्ट किट के LV लीड को LV वाइंडिंग से कनेक्ट करें। टेस्ट किट के अर्थ टर्मिनल को ट्रांसफार्मर अर्थिंग से भी कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और सिंगल फेज AC सप्लाई चालू करें।
अब 230 वोल्ट एसी वोल्टेज को एचवी वाइंडिंग में इंजेक्ट किया जाता है और एलवी वाइंडिंग में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, जिसे परीक्षण किट द्वारा मापा जाता है और किट टर्न रेशियो और प्रतिशत त्रुटि की गणना करता है। ट्रांसफार्मर के सभी टेपों का परीक्षण करें। टर्न रेशियो और प्रतिशत त्रुटि की गणना के लिए इन फॉर्मूलों का उपयोग करें। परीक्षण द्वारा प्राप्त डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए यहाँ दिए गए प्रारूप में दर्ज किया जा सकता है। इम्पीडेंस परीक्षण। यह परीक्षण ट्रांसफार्मर के सभी टैपों के प्रतिशत इम्पीडेंस का डिजाइन प्रतिशत इम्पीडेंस से अंतर को जानने के लिए किया जाता है। यह एक एसी वोल्टेज परीक्षण है और इस परीक्षण के लिए वेरिएक, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, एमीटर या क्लैंप मीटर का उपयोग किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। इस परीक्षण के लिए एलवी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट रखें। अब वेरिएक, वोल्टमीटर या मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर या एमीटर को एचवी वाइंडिंग में कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और सिंगल फेज 230 वोल्ट एसी सप्लाई चालू करें। अब उपकरण या टेस्ट सर्किट परीक्षण करने के लिए तैयार है। अब एचवी वाइंडिंग पर वेरिएक द्वारा वोल्टेज को धीरे धीरे 230 वोल्ट तक बढ़ाएं। अब शॉर्टेड एलवी वाइंडिंग के साथ एचवी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली करंट को एक क्लैंप मीटर या एमीटर द्वारा मापा जाता है। अंत में वाइंडिंग के एक ही तरफ मापे गए वोल्टेज और करंट की मदद से इम्पीडेंस की गणना करें और इसे प्रतिशत इम्पीडेंस में बदलें। आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस प्रारूप में परीक्षण डेटा दर्ज किया जा सकता है। डीसी वाइंडिंग रेजिस्टेंस परीक्षण। इस परीक्षण का उपयोग आंतरिक समस्याओं जैसे इंटरटर्न शॉर्ट सर्किट, बर्न या ओपन वाइंडिंग, टूटे हुए स्ट्रैंड, खराब कनेक्शन और सभी टैपों पर टैप चेंजर्स से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह एक डीसी करंट इंजेक्शन परीक्षण है और परीक्षण करने के लिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट किट का उपयोग किया जाता है। यह परीक्षण वाइंडिंग का अंतिम परीक्षण होगा, जिससे आगे की परीक्षण में कोर में शेष डीसी फ्लक्स से अन्य परीक्षणों के त्रुटिपूर्ण परिणामों से बचा जा सके। परीक्षण की प्रक्रिया। यहाँ हम केवल एचवी वाइंडिंग के लिए परीक्षण कर रहे हैं। दूसरी वाइंडिंग यानी कि एलवी वाइंडिंग को ओपन रखें। सिंगल फेज 230 वोल्ट एसी सप्लाई को टेस्ट किट से कनेक्ट करें। एचवी लीड को एचवी वाइंडिंग के एक टर्मिनल से और न्यूट्रल लीड को एचवी वाइंडिंग के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करें। इन लीड्स में दो सर्किट होते हैं, एक करंट इंजेक्शन के लिए और दूसरा वोल्टेज मापन के लिए तथा अर्थ टर्मिनल को ट्रांसफार्मर अर्थ से कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और सिंगल फेज एसी सप्लाई चालू करने के बाद परीक्षण शुरू करें। यहाँ डीसी करंट को एचवी वाइंडिंग में इंजेक्ट किया जाता है और उसी वाइंडिंग यानी एचवी वाइंडिंग में वोल्टेज को मापा जाता है और वाइंडिंग के डीसी रेजिस्टेंस की गणना की जाती है तथा प्रतिरोध को 75 डिग्री सेल्सियस पर परिवर्तित किया जाता है। कॉपर वाइंडिंग के लिए रेजिस्टेंस फैक्टर का उपयोग IS 2026 के अनुसार करें। आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस प्रारूप में परीक्षण डेटा दर्ज किया जा सकता है। अर्थ रेजिस्टेंस परीक्षण। यह परीक्षण प्रत्येक इलेक्ट्रोड के अर्थ रेजिस्टेंस के मापन और सभी इलेक्ट्रोडों के अर्थिंग ग्रिड से जुड़े की स्थिति में संपूर्ण अर्थिंग सिस्टम के रेजिस्टेंस के मापन के लिए किया जाता है। यह एक डीसी करंट इंजेक्शन टेस्ट है और इसके लिए 3 पॉइंट या 4 पॉइंट अर्थ टेस्टर का उपयोग किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। इस परीक्षण के लिए करंट टर्मिनल C1 और पोटेंशियल टर्मिनल P1 को शॉर्ट करें और टेस्ट इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करें। अब दूसरे करंट टर्मिनल C2 को उपयुक्त दूरी पर लगे अर्थ स्पाइक्स से और पोटेंशियल टर्मिनल P2 को टेस्ट इलेक्ट्रोड व सबसे दूर के अर्थ स्पाइक्स के बीच लगे अन्य अर्थ स्पाइक्स से कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और परीक्षण शुरू करें। इस परीक्षण में करंट स्पाइक व टेस्ट इलेक्ट्रोड के बीच एक करंट इंजेक्ट किया जाता है और इंड्यूस वोल्टेज को टेस्ट इलेक्ट्रोड व पोटेंशियल स्पाइक के बीच मापा जाता है। अंत में अर्थ प्रतिरोध की गणना मेजर्ड वोल्टेज एवं इंजेक्टेड करंट की सहायता से की जाती है। यह परीक्षण तालिका में दिए गए विभिन्न ग्रिड आकारों के लिए प्रयुक्त होती है।
स्लोप विधि के द्वारा बड़े अर्थग्रिड के अर्थ रेसिस्टेंस को मापा जाता है। यह परीक्षण इलेक्ट्रोड ए से 3 अलग अलग दूरी पर लगे पोटेंशियल स्पाइक के रेसिस्टेंस के माप पर आधारित है और परीक्षण करने के लिए इन दिए गए चरणों का पालन करें। स्लोप के माप के लिए डीपी व डीसी के रेशियो की तालिका। थर्मोग्राफी सिस्टम में हॉटस्पॉट देखने के लिए यह बहुत उपयोगी है। संपूर्ण असेंबली की फोटो थर्मोविजन कैमरा द्वारा ली जानी चाहिए, न कि व्यक्तिगत सब कंपोनेंटों द्वारा, क्योंकि यह विश्लेषण सब कंपोनेंट्स के सापेक्ष तापमान पर आधारित होता है, न कि परिवेश के तापमान पर। रात के समय यह चेकिंग की जानी चाहिए तथा उपकरण को उस समय लोड पर भी होना चाहिए। इस तालिका में तापमान में परिवर्तन की सीमा और किसी फॉल्ट के सुधार के लिए अवधि भी दी गई है। इस प्रारूप में परीक्षण के डाटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। ऑयल परीक्षण। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल न केवल हीट ट्रांसफर के माध्यम के रूप में कार्य करता है, बल्कि यह ट्रांसफार्मर इंसुलेशन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि समय समय पर ऑयल का परीक्षण किया जाए, जिससे इंसुलेटिंग ऑयल के सही होने का निर्धारण हो सके, जो कि ट्रांसफार्मर के सही होने को इंगित करता है। ऑयल के नमूना लेने की प्रक्रिया। हमेशा बॉटम ड्रेन वाल्व या कॉक से ऑयल का सैंपल लें। सैंपलिंग ट्यूब को बॉटम ड्रेन वाल्व पर फिक्स करें। ड्रेन वाल्व और सैंपलिंग ट्यूब में पहले से जमा दूषित कणों को हटाने के लिए एक बर्तन में कम से कम 1 लीटर ऑयल निकालें। सैंपल बोतल को उसी ऑयल से धोकर साफ करें जो ऑयल सैंपल के लिए लिया जा रहा हो। अब बोतल में सैंपल लें और यह सुनिश्चित करें कि सैंपल बोतल बिना हवा के बुलबुलों के ऑयल से पूरी तरह से भरी हुई है। सैंपल लेने के बाद यह सुनिश्चित करें कि वाल्व सही ढंग से बंद किया गया हो। सुनिश्चित करें कि सैंपलिंग एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही किया जाए। ब्रेकडाउन वोल्टेज परीक्षण। इस परीक्षण से इंसुलेटिंग ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण ऑयल के दूषित होने या ऑयल में मौजूद नमी की स्थिति को दर्शाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। यह परीक्षण 2 इलेक्ट्रोडों के बीच ऑयल के सैंपल को रखकर किया जाता है और जब तक कि इलेक्ट्रोडों के मध्य पर्याप्त पोटेंशियल न हो और ऑयल के माध्यम से विद्युत का संचालन न हो जाए, तब तक एसी वोल्टेज को धीरे धीरे अधिकतम 2 केवी प्रति सेकंड की दर से बढ़ाएं। इस परीक्षण में कुल 6 रीडिंग ली जाती हैं और बीडीवी इन सभी 6 रीडिंगों का औसत होता है। इस परीक्षण की लिमिट IS 1866/2017 के अनुसार तालिका में दी गई हैं। वाटर कंटेंट परीक्षण। ऑयल में नमी की गणना ऑयल के भार में नमी के भार को मापकर की जाती है। ऑयल में नमी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि अधिक नमी होने से इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और फ्लैशओवर भी हो सकता है। परीक्षण की प्रक्रिया। कार्ल फिशर टाइट्रेशन प्रयोगशाला में किया जाता है और इस परीक्षण के लिए इन चरणों का पालन किया जाता है। इस परीक्षण की लिमिट IS 1866/2017 के अनुसार तालिका में दी गई हैं। एसिडिटी परीक्षण। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस परीक्षण का उपयोग ऑयल में एसिड की मात्रा को जानने के लिए किया जाता है। नए ट्रांसफार्मर ऑयल में आमतौर पर कोई एसिड कंटेंट नहीं होता, लेकिन ऑक्सीकरण और दूषित कणों के कारण एसिड बनता है। यह परीक्षण 1 ग्राम ऑयल एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आवश्यक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा को मापकर किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। यह परीक्षण साइट पर पोर्टेबल एसिडिटी परीक्षण किट के माध्यम से दी गई प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। इस परीक्षण की लिमिट IS 1866/2017 के अनुसार तालिका में दी गई है। डिसॉल्व गैस एनालिसिस। इस परीक्षण में ऐसे ऑयल का सैंपल जिसमें सभी फॉल्ट गैसें मिली हों को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जो इंसुलेटिंग ऑयल में मौजूद विभिन्न गैस के ppm स्तरों की पहचान करता है। ऑयल में मिली हुई विभिन्न गैसें ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के थर्मल और विद्युत तनाव को दर्शाती हैं। परीक्षण की प्रक्रिया।
प्रयोगशाला में इस परीक्षण को करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। सैंपल इंजेक्शन और वाष्पीकरण के लिए की जाने वाली प्रक्रिया। कॉलम में सेपरेशन के लिए की जाने वाली प्रक्रिया। परिणामों का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया। गैस के स्तर की सीमा। सभी कंसंट्रेशन ppm में हैं। विभिन्न दोषों की स्थितियों के लिए गैसों का स्तर। सभी कंसंट्रेशन ppm में हैं।